मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, आपके सामने इस बात का जिक्र हो रहा था कि कायनात यानी ब्रह्मांड कैसे बना। उसके बाद जब ये बता दिया कि 4 अरब से 5 अरब के बीच में तख्लीक हुई, फिर ज़मीन की उम्र के बारे में बताया कि ये 2 अरब साल पुरानी है। फिर मज़ीद बताया कि इसमें से 1.5 यानी 1 अरब 50 करोड़ साल की ज़िंदगी ना होने की वजह से, ज़मीन पर निर्जन होने की वजह से इसकी मुद्दत नामालूम थी। होते करते 50 करोड़ साल पहले धीरे धीरे काई फफूंदी से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जबकि ऑक्सीजन रहित एटमॉस्फेयर था। होते करते स्ट्रोमेटोलाइट नाम के फंगाई ने दुनिया में अमीनो एसिड और दूसरे कीमियाई अज्जा के प्रतिक्रिया स्वरूप बनी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन पैदा की। अब माहौल में ऑक्सीजन बन गई तो यूनिसेलुलर एनिमल यानी अमीबा से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जो रफ्ता रफ्ता 20 करोड़ साल तक पहुँचते पहुँचते डायनासोर की शक्ल में इतना ज़बरदस्त कसीर सेल के, कसीर कोशिका के मल्टी सेलुलर एनिमल पैदा हो गए और आखिरकार वो ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा जसामत के सबब अपने को बुरे हालात के तहत उससे नहीं समझौता कर पाए, तो या तो ज़लज़ले और की वजह से राख और जितनी चीज़ें थीं उससे दब के, या कुछ और वजह से, या उल्कापात की बौछार से आखिरकार वो ख़त्म हो गए। क्योंकि मीसोजोइक का ज़माना तो 20 करोड़ साल का माना जाता है, लेकिन अब क्या है कि इसमें से अगर हम उसको ये करें, तकसीम करें, तो अर्ली मीसोजोइक, मिडिल मीसोजोइक, लेट मीसोजोइक इसमें बांट सकते हैं। और अब यह है जैसे कि हमने माना कि 11 करोड़ 20 साल, 20 लाख साल ये पोस्ट ऑप्शियन हो गया, और 16 करोड़ 90 लाख ये जो है हो गया अपना बैथोनियन। लेकिन 13 करोड़ 50 लाख से 18 करोड़ साल तक मीसोजोइक की शुरुआत है। बताना उम्र का इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए, इसकी अहमियत मालूम हो जाए कि सेडिमेंट की उम्र भी जानना अशद ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए तरह तरह के टूल इस्तेमाल होते हैं, मेगा फॉसिल, माइक्रो फॉसिल, या वनस्पति नबातात के फॉसिल, पोलन और स्पोर्स, ट्रेस फॉसिल, ऑस्ट्रोकोड वगैरह वगैरह। कहने का मतलब यह है कि इनसे मालूम हो जाता है कि सेडिमेंट्स की उम्र क्या है और वो किस इन्वायरमेंट में, किस एटमॉस्फेयर में बने। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं तलाशी पेट्रोल में। अब चूँकि जियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहले ही बता चुके हैं कि अर्थ साइंस यानी ज़मीन के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करना। उसी में जब मालूम हो गया कि इकनॉमिक मिनरल्स वगैरह इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं इकनॉमिक मिनरल्स में हमारा पेट्रोलियम भी एक इकनॉमिक मिनरल है। इकनॉमिक मिनरल से मतलब यही होता है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से विकास में काम आए। वैसे हम सब जानते हैं कि ये तांबा, लोहा, सिल्वर वगैरह वगैरह ये सब कच्चे
सामान के रूप में, कच्चे धातु के रूप में इंडस्ट्रीज में, सनत में इस्तेमाल होते हैं। तो जब सनत की शुरुआत हुई और सनती इनकलाब आया, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो एनर्जी की ज़रूरत महसूस हुई। अब एनर्जी कैसे हो, या तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आने वाली एनर्जी पेट्रोलियम एनर्जी है या फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल का मतलब होता है खोद के निकालना, यानी वो ईंधन जो ज़मीन से खोद के निकाला गया हो, वो फॉसिल फ्यूल है। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम, ये ज़मीन के नीचे से निकलता है, कोयला ज़मीन के नीचे से, गैस, ये तमाम चीज़ें फॉसिल फ्यूल के ज़ुमरे में आती हैं और ये एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक मजबूरी बना दी है कि हम लोग इन फॉसिल फ्यूल का भी इस्तेमाल करें। वो तो अलग चीज़ है कि बाद में बताएंगे कि क्या नुकसानात है, कैसे है। यहाँ बताना अब ये ज़रूरी हो गया है कि इसकी खोज कैसे की जाए पेट्रोलियम की। उसके लिए पूरी दुनिया में एक टूल, एक हथियार के तौर पर माइक्रो पैलेंटोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये वो चमत्कारिक, समझिए कि जियोलॉजी की फील्ड है जिसने अपने पेट्रोलियम के अन्वेषण में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। उसमें सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फोरामिनीफेरा, यानी यूनिसेलुलर एनिमल। आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे घोंगे की शक्ल होती है, बड़ा होता है, गार्डन स्नेल आप आँख से देख सकते हैं, लेकिन ये फोरामिनीफेरा घोंगे की तरह तरह की शक्ल जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आए, वो समझिए कि फोरामिनीफेरा है। ये आम तौर से आम लोगों के बताने के लिए है, वरना फोरामिनीफेरा अलग ख़ानदान का है। ये तमाम ब्रैकियोपोड, सेफेलोपोड, ये सब अलग ही ख़ानदान के हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर कहलाता है वो फोरामिनीफेरिडा कहलाता है। उसी फोरामिनीफेरिडा में सब डिवीज़न करते करते फोरामिनीफेरा फाइलम तक आते हैं और आखिरकार फैमिली और जीनस तक मामला पहुंचता है। फैमिली में जैसे नोडोसैरिडी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, ये आमतौर से शैलो मैराइन कंडीशन बताती है, लेकिन कब 180 लाख साल पहले जुरासिक पीरियड में, क्योंकि इसी फैमिली के अब जानवर डीप वाटर में रहने लगे हैं, यानी उसके जिंदा प्रतिनिधि अब डीप वाटर समुद्र में है। इससे क्या पता चला कि समुद्र में हमेशा सतह समुद्र में भी परिवर्तन होता रहा है, जिसकी वजह से गहराई घटती बढ़ती रहती है, आमतौर से बढ़ती रहती है, क्योंकि जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ के तूदे हैं, पानी पिघलने से, बर्फ़ पिघलने से वो पानी बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बताना ये मकसद है कि हमारे फोरामिनीफेरा चूँकि आम तौर से समुद्र में रहना पसंद करते हैं, अपने लिहाज से मुख्तलिफ गहराइयों में रहते हैं, इसलिए इनकी डिटेल स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच माइक्रो पैलेंटोलॉजी बनाई गई। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, पैलेंटोलॉजी यानी एंशंट लाइफ, और लोगोस या लॉजी मीन्स स्टडी, यानी उन महीन और माइक्रोस्कोपिक या खुर्दबीनी पुराने ज़माने के जानवरों का की स्टडी है, वो माइक्रो पैलेंटोलॉजी है। और रिसेंट पैलेंटोलॉजी में जो रिसेंट फोरामिनीफेरा है उनकी स्टडी होती है, तभी उससे पता चलता है कि जो उस ज़माने में जुरासिक पीरियड में शैलो वाटर में रहते थे, रिसेंट फोरामिनीफेरा से पता चला क्या वो डीप वाटर में रहते हैं। तो अगर जब शैलो वाटर में थे तो वो सूटेबल था माहौल पेट्रोलियम बनने के लिए, जब डीप वाटर में आ गए अब यहाँ पर
मिलेगा पेट्रोल, लेकिन उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। अब इसी के लिए जब माइक्रोपेंटोलॉजी की स्टडी हो गई तो उसमें बिलालुल हक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, आलमी दुनिया में जाने पहचाने, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। इसी तरह से BHU के प्रोफेसर श्रीनिवासन, AMU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सत्येंद्र नाथ भल्ला, इन लोग ये वो पानियर और स्टालवर्थ माइक्रोपेंटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी स्टडी करके पता लगाया और इस चीज़ में मदद की कि पेट्रोलियम कहाँ से कैसे निकले। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोफेसर श्रीनिवासन साहब का काम अंडमान निकोबार की माइक्रोपेंटोलॉजी के लिए बहुत इज्जत से लिया जाता है। पूरा अंडमान निकोबार की वो अथॉरिटी थे। उन्होंने वहाँ की जियोलॉजी को या टाइम स्केल को, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, वहाँ की ज़मीन की परतदार चट्टानों को विभाजित किया। इसी तरह से डॉक्टर भल्ला ने राघवापुरम शेल की स्टडी करके और गुजरात, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में स्टडी करके पेट्रोल के मिलने के इम्कानात की स्टडी के तौर पर उन्होंने स्टडी की। और होते करते राघवापुरम शेल की स्टडी से उन्होंने बताया कि समुंदर का इस एरिया में आते जाते रहना, यानी ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन होता रहा, जिससे कि मसामात या पोरोसिटी में तब्दीली होना, उसका सूटेबल होना रिजर्वायर रॉक बनने के लिए, और वहाँ पर शैलो वाटर फॉसिल्स की बेसिस पर शैलो मैराइन वाटर की परतदार चट्टानों का मालूम करना, ये सब पता चला। तो इन्हीं महानुभावों के रिसर्च पर आधारित ये शोध पत्रों से आकर्षित होकर माइक्रोपेंटोलॉजिस्ट ने गुजरात के हैबो हिल्स में, जैसे डॉक्टर एस.एम. अब्बास ने डॉक्टर भल्ला के साथ मिलके माइक्रोपेंटोलॉजिकल स्टडीज़ की हैबो हिल्स की, यानी जुरासिक रॉक्स ऑफ कच्छ, यानी जुरासिक रॉक्स जो थी 180 लाख साल पहले की वो चट्टानें, वो हैबो हिल्स की पहाड़ियाँ जिसमें ये फोरामिनिफेरा मिले, तो उससे मालूम हुआ कि ये किस इन्वायरमेंट में बने। और क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था कि कच्छ का एरिया, क्योंकि माइक्रोपैलेंटोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग समझते थे नहीं है, क्योंकि वहाँ अमोनाइट के बेसिस पर, मेगा फॉसिल की बेसिस पर ही उसको जुरासिक रॉक करार दे दिया गया था। अमोनाइट मेगा फॉसिल जो आमतौर से अब, जैसे इससे पहले ही बताया कि इसको अब फैक्ट्री, चूने की फैक्ट्री में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ज़्यादा होता है, तो लीजिए उसकी बर्बादी हो रही है। तो पहले अमोनाइट की ही बेसिस पर तय हो गया था कि ये एरिया जुरासिक रॉक्स एज का है। इसके बाद अब चूंकि माइक्रोपैलेंटोलॉजी आई तो इसके फर्दर सब डिवीज़न किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सही उम्र निकाली जा सके। जैसे अपने हैबो हिल्स में जो फोरामिनिफेरा मिले वो कैलोवियन आर्क्सोडियन एज के थे, या जूलियो में जो मिले, डॉक्टर अबू तालिब ने डॉक्टर भल्ला के साथ काम किया, वहाँ पर बैथोनियन और कैलोवियन के थे। बैथोनियन और कैलोवियन आप समझिए कि बैथोनियन तो हो जाता है 16 करोड़ 90 लाख, और जो पोस्ट ऑप्शियन कहलाता है वो 11 करोड़ 20 लाख के करीब आसपास का है। मतलब ये है कि ये जितना हम किसी भी एज को फर्दर बारीकी के साथ सब डिवाइड करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमें कोरिलेशन में आसानी होगी, उतने ही ज़्यादा हमें तेल के मिलने में क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं वो रोज़ रोशन की तरह से आया होते जाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि जितना माइन्यूट स्टडी माइक्रोफोसिल्स की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा पेट्रोलियम मिलने के इम्कानात के ऊपर गौर व खौज किया जा सकता है। अब जैसे जूरियो पहाड़ियाँ हैं कच्छ में, ये भुज का एरिया है, वहाँ से मुश्किल से 17-18 किलोमीटर दूर होगा ये जूरियो डोम। ये डोम क्या, डोम से मतलब है कि पहाड़ या टीला, और आप ये यूँ समझिए कि परतदार चट्टानों का एक ढेर, जिसकी मोटाई 20,000 से 30,000 मीटर है। 20,000 से 30,000 मीटर है, और ये जुरैसिक से शुरू होता है, रीसेंट तक जाता है, यानी रीसेंट यानी मौजूदा उम्र तक। टर्शरी के भी वहाँ पर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। अब टर्शरी के भी पता ही चला कि हमारे जो अथॉरिटी थे इसको उन्होंने सब डिवाइड किया है अपने पटचम, चारी, कटरोल, उमिया, भुज, इसमें वहाँ की फॉर्मेशन को, पहाड़ियों को स्टडी में आसानी हो जाए इसलिए डिवाइड कर दिया। पटचम में आमतौर से फॉसिल्स मिलते नहीं हैं, चारी में ज़रूर फॉसिल मिलते हैं, और हालांकि कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। और इस तरह से भुज में भुज सीरीज़ है। इस तरह से डिवीज़न इसलिए किया गया कि अगर फॉसिल नहीं मिले तो उससे पता चल जाएगा कि ये कटरोल हो सकती है। उसके बाद चारी आई, फॉल्ट है, उसके बाद चारी आ गई। चारी में अब सबसे पहले ONGC ने माइक्रोपेंट्रोलॉजिकल वर्क किया। कुछ रशियन एक्सपर्ट आए थे, सबोतुना उनका नाम था, ONGC के साइंटिस्ट थे दत्ता साहब, दोनों ने मिलके वहाँ माइक्रोपेंट्रोलॉजिकल स्टडी की थी। प्रोफेसर BS तिवारी साहब ने भी स्टडी की, और ओलोटार्टस करके एक फॉसिल था वो निकाला माइक्रोफॉसिल, लेकिन वो टर्शरी का था। अब उसी से प्रेरित होकर प्रेरणा लेते हुए अब वहाँ की माइक्रोपेंट्रोलॉजिकल स्टडीज आम हो गई, और जूलियो, जुमारा, हैबो, कैया और अनेक 2-3 जो डोम है, वागड़ में 3 गुंबद नुमा पहाड़ियाँ हैं, सब की स्टडी की गई और आज भी जारी है, ताकि पेट्रोल के इम्कानात मालूम करने के लिए इस माइक्रोपेलेंटोलॉजी ब्रांच की मदद ली जा सके, अच्छी से अच्छी तरह इसका सदुपयोग हो सके। अब जैसे हैबो हिल्स में माइक्रोपेलेंटोलॉजी नाम की एक जर्नल में 78 में पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें 10 न्यू स्पीशीज थी वर्ल्ड में जो पहली बार मिली, और 45 जो स्पीशीज थे वो अपने इंडिया के लिए नहीं थी। अब जो वर्ल्ड में पहली बार मिली उसका सबसे पहले क्या किया गया कि लॉबली टैपन और हेलेन टैपन, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक किताब लिखी इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी पर, जिसमें फोरामिनिफेरल स्टडीज़ पर डिटेल से उन्होंने फिगर बनाते हुए, उसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर लिखते हुए, उसके इकोलॉजी, पेली इकोलॉजी सब डील करते हुए उन्होंने किताब लिखी। तो ये वो कलीदी किताब है जो कि आमतौर से आप कह सकते हैं कि माइक्रोपेलेंटोलॉजिस्ट के लिए बाइबिल है या वेद का स्थान रखती है, क्योंकि इसी से कंपैरिजन किया जाता है। इसी से जैसे स्टडी की गई, कोई फॉसिल निकाला गया, जीनस निकली नोडोसेरिडी, तो अब नोडोसेरिडी, अब एक जो स्टूडेंट है नया, वो या कोई नया काम जो जिसने शुरू किया है उसे तो मालूम नहीं वो किस शक्ल की होती है। अब वो लोबलिक एंड टैपन किताब इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी टेक्स्ट बुक ऑन इनवर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी में कंपेयर करेगा, उसकी स्टडी करके वो देखेगा कि इसके कैरेक्टर नोडोसेरिडी के मिलते जुलते हैं कि नहीं,
अब वो बताएगा कि हाँ भाई जीनस नोडोसेरिडी है। अब किस किस्म की है, उसकी स्पीशीज क्या है, अब उसको देखा जाएगा। उसके लिए क्या है कि उसकी फोटोग्राफ खींची जाएगी, एसीएम फोटोग्राफ होगा, स्टीरियो स्कैन माइक्रोस्कोप से, और उसकी साइज, उसका स्ट्रक्चर, वॉल स्ट्रक्चर, ये सब देख के मालूम किया जाएगा कि स्पीशीज क्या है। और वर्ल्ड में जो म्यूज़ियम्स हैं, जर्मनी में संकन बर्ग म्यूज़ियम, इसी तरह से अपने कैलकाटा में म्यूज़ियम है, और कई जगह होलोटाइप्स रखी जाती हैं। होलोटाइप्स यानी वो नई स्पीशीज़ जो पहली बार निकाली गई हैं। तो जो साइंटिस्ट रिसर्च करता है वो अपनी स्पीशीज़ को ले आ करके इन म्यूज़ियम में अपनी आँखों से देखता है कि वाकई ये स्पीशीज़ मिलती जुलती है या डिफ़र करती है या अलग टाइप की है। अगर मिलती जुलती है तो जो स्पीशीज़ वहाँ की है वो स्पीशीज़ का नाम दे दिया जाता है, और अगर डिफ़र करती है तो उसको नए नाम से पुकारा जाता है। और उसको एक कैटलॉग होता है जो अमेरिकन म्यूज़ियम वालों ने पब्लिश किया है, उसके अंदर फोटोग्राफ्स समेत उसके तमाम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, उसके वॉल स्ट्रक्चर, ये सब लेके वो पब्लिश होता है, जो हर लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में भी और ओएनजीसी में भी, या जहाँ स्टडी होती है हर जगह अवेलेबल होता है, ताकि आसानी के साथ पता चल जाए कि ये किस किस्म की स्पीशीज़ है। यानी यहाँ तक के सब डिवीज़न किया गया है कि सब, यानी सब स्पीशीज़ तक। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दूँ, लेंटिकुलर सुबालाटा है। अगर आप देखेंगे तो वो लेंटिकुलर शेप का होना चाहिए, यानी बिल्कुल गोल गोल जैसे लेंस होता है, लेकिन अब उसमें वेरिएशन हुआ। अब उसमें जो थोड़ा सा, उसमें जो गोल था लेंटिकुलर शेप का, शुरुआती हिस्सा तो लेंटिकुलर रहा, अब आगे जाके थोड़ा सा लंबा हो गया। उसके बाद और वेरिएशन हुआ, उसमें सीरीज टाइप की बनती गई, एक एक चैम्बर, एक एक कक्ष उसके अंदर डेवलप होते गए, कहलाएगा लेंटिकुलर सुबालाटा, लेकिन शक्ल लेंटिकुलर से लेके 1 2 3 4 चैम्बर तक बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इसको नई स्पीशीज़ भी देने में रजामंद हो जाते हैं। ऐसे माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट स्प्लिटर कहलाते हैं, यानी उन्होंने ज़रा सा चेंज देखा फॉसिल में और कह दिया ये भाई नई स्पीशीज़ है, वो स्प्लिटर हो गए। लेकिन कुछ माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट लंपर कहलाते हैं, यानी वो देखते हैं कि भाई अगर किसी आदमी के 5 उंगली के बजाय 6 उंगली है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई और स्पीशीज हो गया, वो आदमी ही रहेगा। इसी तरह से लंपर जो हैं वो देखते हैं कि भाई वेरिएशन क्या क्या है, उस वेरिएशन को पहले वाले स्पीशीज के साथ रखा जा सकता है कि नहीं। तो स्प्लिटर और लंपर होते करते दोनों टाइप के हैं। लंपर की ख्वाहिश होती है कि कम से कम स्पीशीज में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकें, वहाँ स्प्लिटर की ख्वाहिश होती है कि हमारा नाम रिसर्चर के तौर पर बहुत आगे बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हैं इकोनॉमिक माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट। इकोनॉमिक माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट का काम है कि अगर कोई डायग्नोस्टिक माइक्रोफोना है तो उसका टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो वो भी हमारे एज निकालने के लिए कारआमद है। अब आपको बताऊं, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा हुआ ये था, जब मैंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में जियोलॉजिस्ट की हैसियत से ज्वाइन किया, तो अब जनाब सैंपल, जो मैं एक सैंपल करना शुरू किया तो उसमें आप समझिए 300-400 फार्म्स, बल्कि और उससे ज़्यादा मिले, और कई किस्म की स्पीशीज़ मिली। और उस एक सैंपल पर मैंने कम से कम 2-3 महीने लगा डाले। हमारे बॉस जो चीफ जियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर मदन मोहन,
उन्होंने मुझसे पूछा, यस डॉक्टर अब्बास आपने कितने सैंपल किए? मैंने उनको बड़ी खुशी खुशी बताया कि मैंने एक सैंपल किया और वो अभी भी जारी है, क्योंकि उसके अंदर इतने फॉसिल मिल रहे हैं, इतनी स्पीशीज मिल रही हैं कि क्या कहना, आप खुश हो जाएंगे। तो बजाय वो खुश होने के मुझ पर नाराज हुए कि जनाब 1 महीने में हमें 250 सैंपल करना है, अगर एक सैंपल पर आप लिए बैठे रह गए तो कैसे काम होगा? हम लोग इकोनॉमिक माइक्रोपैलेटोलॉजिस्ट हैं, यानी अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक फाना मिल जाए तो समझिए कि बस बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिए और बस वही डायग्नोस्टिक फाना निकालिए। मैंने कहा साहब आप जरा बता दिए कैसे? तो एक होता है हैंड कनीना, एक स्पीशीज है, वो ज़रा सा कांटेदार टाइप का होता है। अब वो मुझे चूंकि इतना ज़्यादा वो फ्रजाइल होता है, इतना नाजुक होता है कि उसके कांटे कई बार टूट जाते हैं, तो बहुत हल्का फुल्का कांटा रह जाता है, लेकिन कांटे बेशक वेल प्रिजर्व मिलते हैं। अब जनाब उन्होंने दिखाया कि देखिए ये हैंडकिनीना है। मैंने कहा साहब ये तो मुझे एक थॉर्न या कांटा सा दिख रहा है। कहने लगे जी हाँ, ये हैंडकिनीना का ही कांटा है ये। इससे पता चला कि अगर आप फॉसिल और देखेंगे तो आपको पूरा वेल प्रिजर्व्ड हैंडकिनीना मिल जाएगा, तो आप परेशान ना होइए कि आप पूरा फॉसिल ढूंढने लग जाइए। इसके अगर यही टूटे हिस्से मिल जाएं तो समझिए कि हैंडकिनीना है, डायग्नोस्टिक फॉसिल है और आपको एज मार्कर है। अब क्या हुआ कि उन्होंने मिसाल दी कि जैसे तरबूज है, उसका टुकड़ा तरबूजी का कहलाएगा, खरबूजे का टुकड़ा खरबूजा कहलाएगा। तब जा करके मैंने जनाब फिर अब 1 महीने में 250 क्या, मैं तो 300 तक सैंपल कर डालता था, क्योंकि उसमें से मुझे डायग्नोस्टिक फाना निकालना है और उसके बाद एज दे देना है। मिसाल के तौर पर नमुलाइटिस फिस्टली, ये वो मेगा फॉसिल है जो कि जो रेटिकुलेट होता है, यानी उसके चैम्बर में खाने बने होते हैं। तो अगर उस खाने वाला एक टुकड़ा भी उसकी एज का भी मिल गया तो मैं आमतौर से ये तो पूरे वेल प्रिजर्व मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से उतना ज़्यादा फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाता। नतीजा क्या होता है कि उसके टुकड़े मिल गए। अब उसे देख लिया कि अरे भाई ये तो रेटिकुलेट नमुलाइटिस का टुकड़ा है, अब ये अर्ली ओलिगोसीन का है। तो कहने का ये सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि कोरिलेशन में काम आना चाहिए। इसी तरह से हमारे जूलियो हिल्स में डॉक्टर अबू तालिब ने 52 तो सैंपल उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किए थे। सोनवा नाला कहलाता है वो जूलियो हिल्स में। ये पहाड़ी नाले होते हैं जो कि आमतौर से पहाड़ों की चट्टानों को काट के बह निकलते हैं। तो वो जो चट्टानें हैं उसके अंदर साफ दिखाई देती हैं कि ये लाइमस्टोन है, कि शेल है, कि कांग्लोमेरेट है। तो उन्होंने देखा सोनवा नाला में तो सफ़ेद, पीले, भूरे रंग के तो लाइमस्टोन है, इसी तरह से भूरे रंग की ब्लैक कलर की शेल है और बटिया नुमा यो कांग्लोमेरेट है। इसमें कांग्लोमेरेट में यह होता है कि बड़े बड़े टुकड़े, जैसे सिलबट्टा नहीं होता है, बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के टुकड़े सीमेंट से एक तरह से जुड़े होते हैं। उसके अंदर फॉसिल भी, मेगा फॉसिल भी बहुत से होते हैं, ब्रेकियोपोड, सेफेलोपोड, बल्कि इन्हीं कांग्लोमेरेट से ही अमोनाइट भी टुकड़े टुकड़े होके निकल जाते हैं। क्योंकि जब बरसात होती है और तेज बहाव आता है तो उससे ये चट्टानें टूट जाती हैं, तो अमोनाइट बिखर के बह करके बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। और इससे तो मोटा मोटा पता चल जाता है कि यहाँ की जुरासिक एज है। हाँ, हम लोगों के लिए इसकी फाइनल सब डिवीज़न चाहिए जो माइक्रोपैलेटोलॉजी से काम आती है। उसके लिए क्या करते हैं कि जनाब लाइमस्टोन सैंपल उसका अलग हमने लिया सैंपल, शेल का अलग सैंपल लिया, सैंड स्टोन का अलग सैंपल लिया। आमतौर से सैंड स्टोन अनफॉसिलिफेरस होता है, यानी उसमें फॉसिल नहीं होते, बाकी जात नहीं होते।
यानी उसके अंदर जीवाश्म नहीं, लेकिन शेल में और लाइमस्टोन में मिल सकते हैं, बल्कि उसी में ही मिलते हैं। नमोलाइटिस में कई बार ये होता है कि जैसे हार्ड है, सख्त है, तो उसमें से माइक्रोफॉसिल रिकवर नहीं हो पाते। उसके लिए उसके चट्टानों के टुकड़े काट के वो फाइनल स्लाइड बनाई जाती है, शीशे की स्लाइड होती है, उसे कार्बोरेंडम पाउडर पर घिसा जाता है। बहरहाल ये एक टीडियस जॉब है और बहुत मेहनत के बाद एक स्लाइड तैयार होती है। वो भी देखना होता है कि थिन सेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट में उसके कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर पूरी तरह से कैरेक्टर साफ है तब तो वो स्लाइड कारामद है, वरना रिजेक्ट, फिर दूसरी स्लाइड बनाइए, टाइम कंज्यूमिंग जॉब। लेकिन अगर सॉफ्ट लाइमस्टोन है, छूने का पत्थर सॉफ्ट है और उसको प्रोसेस करके सैंड ग्रेन के बराबर बना लिया जाता है, तो उसमें से फॉसिल्स की रिकवरी आसान हो जाती है। उसके लिए भी मैंने आपको जैसे बताया कि लेडीज़ दाल चावल चुनती हैं, उसमें से कंकड़ निकालती हैं, उसी तरह से हमें उन कंकड़ों में से, यानी उन बालुओं के कड़ों में से वो फॉसिल्स निकालने होते हैं। अब वो फॉसिल जो निकाले गए तो अलग अलग शक्लों के होंगे। जो अलग शक्लों के हैं तो उनको 24 चैम्बर्ड स्लाइड में रखा जाता है। मान लिया एक नोडोसैरिया डेंटलिना जीनस नोडोसैरिया है, दूसरा जीनस डेंटलिना है, तीसरा फ्रंडिकुलेरिया है, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अब देखा कि भाई लेंटिकुलाइना है, ये सब अलग अलग जीनस हो गए। अब क्या होगा कि लेंटिकुलाइना तो है लेंस शेप का, जो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे लेंस होता है गोल गोल, लेकिन ये इस टाइप के लेंटिकुलिना जो है कई किस्म की, कई स्पीशीज के उसके अंदर मिलेंगे। अब उसमें देखना है सबके अलग अलग कैरेक्टर होंगे, किसी में चैम्बर छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, किसी में धीरे धीरे चैम्बर बढ़ रहा होगा, किसी में एब्रप्ट यानी ज़्यादा बढ़ रहा होगा, किसी में जनाब अम्बो जो बीच का हिस्सा है वो ज़्यादा उभरा होगा, किसी में दबा होगा। मतलब ये कि तरह तरह के कैरेक्टर इन लेंटिकुलाना मिलेंगे, जिसकी बेसिस पर उनको हम स्पीशीज वाइज अलग करेंगे। पहले तो हमने जेनरिक वाइज 24 चैम्बर स्लाइड में रख लिया, पता चला कि इस नमूने से 24 तरह के 24 जीनस के मिल गए। अब उसमें जैसे लेंटिकुलाइना, भाई ये तो गोल गोल या ये तो कई हैं, ये अलग अलग लेंटिकुलाइना है, तो उनके लिए अलग स्लाइड बनेगी। फिर उनकी स्लाइड बनाई गई कि ये लेंटिकुलाइना सुबलाटा है, ये लेंटिकुलाइना क्विंस्टेडी है, वगैरह वगैरह। ये मिसाल इसलिए आपको दी जा रही है ताकि कान आशना हो जाए कि अगर कोई कहे लेंटिकुलाइना तो आप पूछे कौन सी स्पीशीज, सुबलाटा है कि क्विंस्टेडी है या XYZ कोई है। अब जब ये पता चल गया कि ये तरह तरह की स्पीशीज हो गई, अब ये देखा कि अरे ये तो ऐसा लेंटिकुलाइना है जो किसी स्पीशीज में मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये नए किस्म का है। तो उस नए किस्म के कई फॉसिल निकाले जाएंगे ताकि उनको लोगों को बताया जा सके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है, वो कितने बड़े से कितने छोटे, यानी वेरिएशन इन साइज वो देखा जाता है। फिर क्या होता है कि उसको लिटरेचर से, रिसर्च के लिटरेचर से माइक्रोफानल स्लाइड जो रिकॉर्ड के लिए म्यूजियम्स में जमा है, मिसाल के तौर पर जर्मनी में संखनबर्ग म्यूजियम या अपने कलकत्ता के जीएसआई के म्यूजियम, वहाँ जाके कंपेयर किया जाता है। देखा गया कि हाँ ये वाला जो सबसे अच्छा वेल प्रिजर्व फॉर्म है और हर कैरेक्टर, हर सिफतें उसमें उजागर हैं, उसको उस तरह के 2-3 फॉर्म रख करके उसको ट्रोपोटाइप बनाया जाता है। ट्रोपोटाइप का मतलब ये हुआ कि बस जो इस टाइप का मिलेगा ये ट्रोपोटाइप है ओरिजिनल।
इसलिए कई रख लिए जाते हैं ताकि अगर कोई खो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। फिर हाइपोटाइप और पता है तरह तरह के मतलब उसको ये करके टाइप वो कर दिया था कि अगर प्रोटोटाइप में मिले तो दूसरी जो है उससे जो कम अच्छा फॉर्म है उससे कंपेयर किया सके। होते करते ये नई स्पीशीज का ये तमाम मालूम हो जाता है कि ये नई जीनस है। इसी तरह से जीनस को भी अगर नया जीनस है उसको भी ऐसे ही, जैसे रानी कुथैलिया ये प्लियोसीन का नया जीनस था जो डॉक्टर जगदीश पांडे ने निकाला था। ये इंडेक्स फॉसिल करार पाया, यानी जहाँ जहाँ उस टाइप का फॉसिल मिलेगा वहाँ सब जगह पेलियोसीन माना जाएगा, जो कोरिलेशन में काम आएगा। होता क्या है कि टर्शरी एज में आमतौर से वहाँ पर भी, अरब में भी और इंडिया में भी तेल मिल रहा है। अरब में तो जुरासिक चट्टानों में भी तेल है। लार्जर फोरामिनिफेरा जो मिले हैं वहाँ पर वो सब जुरासिक के हैं ज़्यादातर, उसमें तेल है। तो जब वहाँ पर जुरासिक में तेल मिल सकता है तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने इंडिया में भी जुरासिक में तेल मिलना चाहिए, क्योंकि ये तमाम माइक्रो फॉसिल मेगा फॉसिल का कोरिलेशन किया गया जो मिलते जुलते थे ईरान के फॉर्म से या वहाँ के फोरामिनिफेरा से मेडागास्कर, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, सिनाई, यानी आलमगीरी अहमियत के हामिल डायग्नोस्टिक फार्मा। उनका कल ही मैंने बताया था या इससे पहले के इंटरव्यू में कि अगर शॉर्ट रेंज हो और लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वही डायग्नोस्टिक फाना फोरामिनिफेरा है। मतलब ये कि वो एक तरह से पूरी दुनिया में पाया जाता हो लेकिन उसकी ज़िंदगी मुख्तसर हो। जैसे मिसाल के तौर पर डायनासोर है, अब वो जुरासिक के अलावा किसी रिसेंट में नहीं मिलेगा। और सिफेलोपोड वगैरह हैं, अमोनाइट है, वो पहले भी मिलता था आज भी मिलता है, लेकिन दोनों के जो रिसेंट के हैं उनके अलग कैरेक्टर हैं और जो जुरासिक के थे उनके अलग कैरेक्टर हैं। तो ये कोरिलेशन के व्यू पॉइंट से ये ज़रूरी होता है। अब आपको बताया ये यहाँ पर कि जूलियो का बताया कि 52 सैंपल में से फोरामिनिफेरा 53 किस्म के निकाले गए, 53। मार्जुला है नेसी और वगैरह वगैरह नाम देने से कोई फ़ायदा नहीं। आप ये समझिए डेंटिलिना, निडोसारिया, मार्जुला, लेंटिकुलाना इसी ख़ानदान के फोरामिनिफेरा मिल गए। अब इनका कंपैरिजन करके देखा गया कि ये सब जो है आमतौर से इसी इसमें जो क्या नाम है बैथोनियन और पोस्ट ऑप्शन में मिलते हैं। जैसे हैबो हिल्स में कैलोवियन ऑक्सफोर्डियन में मिले। तो ये सब अब जब एज मालूम हो गई, पता चल गया कि लेंटिकुलाइना जो है ये वो स्पीशीज़ है, ये वो ख़ानदान का मेंबर है जो आमतौर से शैलो वाटर कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। तो निकल आया कि एटमॉस्फेयर ये है, इन्वायरमेंट ये है। अच्छा, और समुंदर का जो लेवल था उसमें भी परिवर्तन होता रहा है। आप ये समझिए कि 18,000 साल से पहले से अब तक तो बस ये है कि बहुत कम, मुश्किल से आप समझिए कि 7 mm, तकरीबन 7 मिलीमीटर ही सतह समुंदर ऊपर बढ़ा है। सतह समुंदर सिर्फ यानी पिछले 18,000 साल से। लेकिन अब क्या हुआ कि 1981 में बल्कि 82 में ये जो सेंटीग्रेड 0.1 डिग्री ऐसे ही बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद होते करते इस पर स्टडी की गई कि भाई सतह समुंदर क्यों बढ़ रही है। क्योंकि सुंदरबन जो पहले मैनग्रोव के लिए मशहूर था, अब वो भी पानी के नीचे आ गया जहाँ अपने बंगाल टाइगर रहते हैं। और अंदाज़ा ये लगाया गया है कि अगली शताब्दी तक ये कम से कम 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ जाएगा वो तापक्रम।
नतीजा उसका क्या होगा कि अपना सतह समुंदर या समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, जो अभी तो 7 mm की रफ्तार थी, तब हो जाएगी अगले शताब्दी तक 57 सेंटीमीटर से तकरीबन 345 सेंटीमीटर तक। ऐसा साइंसदानों ने स्टडी कर बताया। मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो अंटार्कटिका में भी जो ग्लेशियर है पिघल रहे हैं, और जो हिमालय वगैरह के जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं। आप समझिए कि 40 झीलें बन चुकी हैं। नतीजा ये वो झीलें कहाँ जाएंगी? उनमें से बहुत सा पानी आके समुद्र में मिलेगा। अंटार्कटिका के जो बड़े बड़े बर्फ के तूदे या पहाड़ हैं जो तैरते रहते हैं, अभी पिघलेंगे तो पानी फिर आकर के मिल जाएगा समुद्र में, और समुद्र तल बढ़ जाएगा। समुद्र तल बढ़ने से क्या होगा कि एक तो कोस्टल एरिया सब खतरे में आ जाएंगे। जैसे कि सुंदरबन डूब गया है, इसी तरह से जो कोरल रीफ हैं उनकी उसी के अंदर मछलियाँ और बहुत से रहते हैं, वो डूब जाएंगी, उन पर बुरा असर पड़ेगा। टूरिज्म के लिहाज से भी जो कोरल रीफ का एरिया है आर्थिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरल मूंगे एक तरह से नगीने के तौर पर भी काम आते हैं, और उसके अंदर जो बहुत से मिनरल्स, बहुत से एनिमल, ये मैराइन एनिमल निवास करते हैं। अब नतीजा ये होता है कि इस ग्लोबल वार्मिंग से जब हम आपने देखा होगा कि क्लोरीन और फ्लोरीन कुछ गैसें होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, ये सब आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के साथ वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन परत ही रोकती है रेडिएशन को सूरज के, और नतीजा उसका ये होता है कि उसका ख़राब असर पड़ता है मूंगे की चट्टानों पर भी, आदमियों पर भी। तो ये सब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कई बार बता चुके हैं कि वो कंबल की तरह से अपने एटमॉस्फेयर को ढाक लेती है और यहाँ की गर्मी को बाहर नहीं भेजने देती, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नतीजा क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में बढ़ना। बल्कि स्टडी से पता चला है कि अगर समुंदर का पानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया तो तूफान का पेश खैमा बनता है, लगातार तूफान आते रहते हैं, उससे जनहानि और तमाम इमलाक, तमाम सामान सबकी हानि होती है, लोग तितर बितर हो जाते हैं, आबादियाँ नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जनहित में हमें चाहिए कि कम से कम उतना ही इस्तेमाल करें इन तमाम गैसों को जो कि एक तरह से जुडिशियस जिसे बोलते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़रूरत भर इस्तेमाल करें, आइडियल रनिंग ना हो, गैस को फालतू ना जलाएं, अपने तमाम कोशिश करें कि सोलर सिस्टम या टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी इसका इस्तेमाल करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल ई रिक्शा चला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो पेट्रोल का कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की शक्ल में बर्बादी होती थी और एटमॉस्फेयर को पलूट करता था, फ़ायदेमंद हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक रिक्शा ही स्टाइल पर कारें, मोटरसाइकिलें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, पूल सिस्टम से हम लोग सफ़र करें। एक कार में ये नहीं कि एक अफसर साहब अकेले चले जा रहे हैं, बल्कि कई अफसर एक कार में बैठ के जाएं। इससे ये होगा कि पेट्रोल की खपत भी कम होगी, एमिशन भी कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, और हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। बल्कि लोगों को प्रेरित करें, प्रेरणा दें, हिम्मत अफजाई करें कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, स्कूलों में पेड़ लगाएं, जंगल को अगर एक काटे पेड़, कम से कम 10 पेड़ लगाएं, तब तो जनाब ये वातावरण संतुलित रहेगा
वरना जंगल काटने से, शहरीकरण से ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग की मुसीबत बढ़ती जाएगी। हालांकि इसके लिए मीटिंग होती रहती है, बल्कि पहले तो अमेरिका भी तैयार था कि हाँ भाई हमें फॉसिल फ्यूल वगैरह को ज़रा सा ख़ास ख्याल करके कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालना है। बेशक ट्रम्प के ज़माने में ज़रूर इसके ऊपर ये हुआ कि भाई हम नहीं मानेंगे, लेकिन अब सभी लोग पूरी यूरोपियन कंट्री, जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, अमेरिकन, सभी इस बात पर राज़ी हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायत शारी के साथ फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग शहरीकरण के बजाय उसी गांव में, उसी विलेज में जहां पर हम लोग रहते हैं, अच्छे से अच्छा वातावरण पैदा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, और शहर की तरफ आदमी न भागे कि जनाब जंगल को काट के वहाँ बस्तियाँ बसाई जाएं। उससे सामने तो वक्ती तौर से तो लगेगा बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आखिर में हम अपनी नस्लों को विरासत में सिवाय बर्बादी के कुछ ना दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और हमें अपनी धरोहर उन तक सुरक्षा के साथ पहुंचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप ध्यान